जय मातरम साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। साथियों, अभी कोरोना महामारी के चलते हुए जो लॉकडाउन की स्थिति है, उसकी वजह से हम ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बातें, अपने विचार फेसबुक, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। अपनी दिल की बातें आप लोगों से शेयर करने की बड़ी इच्छा रहती है। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं गांव के, हर गांव के। ये गांव बुढ़ाक से संबंधित नहीं है, भी अपने गांव से रिलेटेड है। ये हर गांव की कहानी रहती है, हर गांव के मुद्दे रहते हैं, पूरे भारत के मुद्दे रहते हैं हर गांव के। छोटे छोटे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मतलब गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, गांव का प्रधान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इन सभी मुद्दों को वो बिना किसी केंद्र, राज्य, इन सभी सरकारों के वो गांव में गांव का विकास कर सकता है। और छोटे छोटे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब कि ये एक गांव के एक अमीर को भी उतना प्रभावित करते हैं और गरीब को भी उतना प्रभावित करते हैं, आम को भी उतना प्रभावित करते हैं और कोई खास आदमी है उसको भी उतना ही प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य ये है यहाँ पर कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके हम अभी बातें कर रहे हैं कि जिन हर घर का बजट, हर घर का पे ये मतलब जो फाइनेंशियली जो स्थिति रहती है, यानी कि जो खर्च रहता है, उनको प्रभावित करते हैं। हर आदमी के लिए खास है ये मुद्दे। अगर इस पे सरपंच या ग्राम पंचायत अगर ध्यान दे तो हर आदमी का खर्च बच सकता है। क्योंकि हम अभी क्या करते हैं, हम केंद्र में जो मोदी सरकार है उसको गालियां देने लग जाते हैं, खट्टर को गालियां देने, दुष्यंत तूने ये कर दिया और वो कर दिया और उनको गालियां देने लग जाते हैं। हुड्डा आता तो हुड्डा को गालियां देने लग जाते हैं, सोनिया राहुल आते तो उनको गालियां देने। लेकिन कुछ मुद्दे हम यहाँ पर ऐसे विचार कर सकते हैं जिनमें उनका कोई रोल नहीं आता है। और हमारा ये मानना है कि उन ऊपर वालों को गाली देने से अच्छा है कि हम गाँव में ग्राम पंचायत, क्योंकि एक गाँव के लिए सरपंच ही उसके लिए खट्टर होता है और मोदी होता है, और गाँव का विकास के लिए एक सरपंच जिम्मेवार होता है। फ़र्क सिर्फ ये हो सकता है कि दूसरी किसी सरकार में उसको ग्रांट कम मिले, किसी में ज़्यादा मिले, किसी में उनके पास पावर कम हो सकती है, किसी सरकार में उनके पास पावर ज़्यादा हो सकती है। बस थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम जो मुद्दों की बात कर रहे हैं उनमें तो इन सरकारों का भी कोई रोल नहीं है। तो आइए हम एक एक करके उन मुद्दों की बात करते हैं। किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को गाली देने से अच्छा है हम अपने ग्राम स्तर पर, ग्राम की पंचायत जो काम कर सकती है, जो गांव की भलाई के लिए जो बिना ग्रांट के काम कर सकती है, उन मुद्दों पे हम बात करें, संगठित होएं और सरपंच से बोलकर कम से कम वो एक्टिविटी तो गांव में सुधरवाएं। हर गांव की ये कहानी है। पहला मुद्दा है शिक्षा का। देखिए, हमारा ये मानना है कि तीन चीज़ों पे हर घर का लगभग बजट ख़राब होता है और पैसों, फाइनेंशियली रूप से बहुत प्रभावित करती है तीन चीज़ें। एक है आपके बच्चों की शिक्षा, दूसरे आपका सदस्यों का कोई भी बीमार होना या स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम किसी भी घर की, तीसरा है आपका नशाखोरी। इन तीन चीज़ों में मेरा ये मानना है कि हर घर, अब लगभग हर घर दो चीज़ों में तो लूट ही रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे। कोई कोई घर है, एक घर, तीन घरों में से कोई एक घर मुश्किल से बचा होगा ये नशाखोरी से जो बचा हुआ है, बाकी लगभग आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो आइए हम, और भी काफ़ी सारे मुद्दे, उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहला आता है शिक्षा का। हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे गांव, वो वे जो हमारे गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल जो है, एक प्राइमरी तक है, दूसरा सेकेंडरी तक, क्यों लोगों का विश्वास जीतने में सफल नहीं हुए हैं इतने सालों से, जबकि इतना अच्छा स्टाफ है वहाँ, वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, स्टेट बी टेक जो भी है, मतलब बीएड, एमए, बीएड, सारे मतलब हर सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं। पाँचवीं तक भी जो पढ़ाता है वो बीए, जेबीटी, एचटेट, सारी क्वालिफिकेशंस है। क्यों वो एक प्राइवेट स्कूल मतलब विश्वास लोगों का जीतने में कामयाब हुआ है, जहाँ अनक्वालिफाइड स्टाफ है। कोई मेरे जैसा 10वीं 12वीं बंदा भी वहाँ पहली दूसरी पाँचवीं तक पढ़ा सकता है। और अगर एक एक ही सब्जेक्ट बंदा एक सब्जेक्ट कई सालों तक पढ़ाता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो आगे उसी कक्षा को पढ़ाने लग जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। पहले जो टीचर हमारे समय पे इतनी मेहनत करते थे, वो आज वो शाम को उन्हीं बच्चों को फीस, दिन में फीस में पढ़ाते हैं और शाम को फिर ट्यूशन के पैसे लेते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचते भी नहीं है। मतलब उनको चाहे पैसा कहीं से भी ला के देना पड़े, चाहे कितने ब्याज पे ला के देना पड़े उनको, चाहे वो स्कूल की फ़ीस हो, ट्यूशन फ़ीस हो या कंपटीशन फ़ीस हो, वो उनके लिए अरेंज करता है। और क्योंकि उस गरीब बाप को ये लगता है कि चलो यार मेरी तो उम्र गई, मैं अब बेचारे इनको तो पढ़ाई लिखाई करा दूँ। तो क्यों सरकारी स्कूल विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं?
और जबकि वहाँ पर कम से कम 25 से 30 टीचर का लगभग स्टाफ रहता है हर दोनों स्कूल को मिला के। और एक टीचर की एवरेज सैलरी आप 70 से 80 हज़ार रुपये आप मान के चलो, इससे ज़्यादा ही होगी। जो नया नया बच्चा लगता है उसकी इतनी होती है 60-70 हज़ार रुपये। तो आप मान के चलो सीटीसी, आप ये मान के चलो कि उसमें 25 अगर टीचरों का स्टाफ है तो अभी कम से कम 20-22 लाख रुपए आपकी वहाँ महीने की तनख्वाह बनती है। तो ये तो तनख्वाह हुई, प्लस में मिड डे मील है, बच्चों को फ्री किताबें है, ट्यूशन्स है, आपकी और स्कीम है, उनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प करनी है, वो अकाउंट में पैसे आते हैं बहनों के, वजीफ़ा है, छात्रवृत्ति है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। मेरा ये माने कम से कम 30 लाख रुपए महीने के वहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या फ़ायदा, क्यों वो विश्वास नहीं जीत पाए आज तक हमारे गांव का कि आप सारे बच्चे हमारे पास भेजिए, हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम उनसे प्राइवेट स्कूल वालों से अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे, आप हमारी क्वालिफिकेशन देखो, आप हम पे विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि एक डरा ऐसा सेट हो गया है देश में कि सरकारी मतलब सरकारी विश्वास नहीं जीत पाने में मतलब उनका स्कूल का ही बड़ा अहम रोल होता है। तो मैंने एक छोटा सा एक प्रयास किया था कि मैं अपने बच्चे को वहाँ पर भेजूँगा। तो मैं 2-3 महीने मैंने भेजा था प्राइमरी स्कूल में पहली कक्षा में। लेकिन वो कभी 12वीं कक्षा में बैठा मिलता था, कभी 11वीं में, कभी खाना खाने के बाद वो मतलब उस कक्षा में नहीं जाता, इधर-उधर जोड़ पे ही घूमता रहता था। हम फ़ोन करते थे, मैं स्कूल में जब लेने जाता था तब पता चलता था बच्चा तो गायब है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन मैं अब क्या इतनी मतलब बड़ी आर्थिक खस्ता हाल है अपने स्कूल्स की, तो मैं वहाँ पर किस मुँह से बोलूँ? मैंने काफ़ी बार बोलने का प्रयास किया है वहाँ पर स्कूल में जा जाकर कि ये तो गलत है सर जी, ये तो गलत है मैडम, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मतलब मैं ज़्यादा बोलूँ तो मतलब मेरे भाई बंधु शायद लोगों को यही लगने लग जाए कि यार ये बड़ा चौधरी, इसने बड़ी चौधरी चाहिए। हुँ? अभी ये नया नया चौधरी पक्के है। तो ये अगर एक ग्राम पंचायत, अगर गांव के मेंबर सरपंच सब इकट्ठे होकर अगर स्कूल पे उस पे दावा बोले, सिस्टम सेट करे, रजिस्टर चेक करे, आवागमन टीचरों की आना जाना सेट करे, और वहाँ देखे बच्चों को पूछे पढ़ाई ठीक हो रही है नहीं हो रही है, मतलब उन पे अपना कंट्रोल किया। क्योंकि सरपंच एक गांव का, मैंने जैसे बोला है, खट्टर और मोदी से कम नहीं होता है। वो सारा चीज़ें उसके कंट्रोल में होती है, उसके पास पावर होती है, वो सब कुछ चीज़ें वहाँ पर चेक करे और सुदृढ़ करे। मैं तो अब ठीक है, भगवान की दया से 2 पैसे हैं मेरे पास, तो मैं उनको चलो वहाँ से उठाकर किसी प्राइवेट स्कूल में भेज दिया। लेकिन एक गरीब जो माँ बाप है वो मतलब कैसे अपने बच्चों को वहाँ से उठाकर किसी प्राइवेट स्कूल में भेज पाएगा? वो तो नहीं कर पाएगा। तो शिक्षा तो सबके लिए समान है। तो हमें ये सब चीज़ें ऐसे ना सोचते हुए कि हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सरकारी स्कूल का सिस्टम सभी गाँव में इतना सुदृढ़ होना चाहिए ग्राम पंचायत के सहयोग से, कि ताकि पूरा गाँव वहाँ पर अपने बच्चे भेजे और सबका पैसा बचे। वो पैसा 1000-1200 रुपये महीने का जो बचता है वो आप उन बच्चों के आप खातों में जमा करा दो। उनके हम खातों में जमा करा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। जो आने वाले बीए एमए जब वो कर जाएगा 15-20 सालों में, तो हो सकता है 4-5 लाख रुपए हमारे इकट्ठे हो जाए। गुड़िया है तो उसकी शादी में काम आ जाए, बच्चे को आगे कैरियर फ्यूचर बनाना है तो मतलब वो उसके वहाँ पर कोई अच्छी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है जहाँ फीस ज़्यादा लगती है, तो हो सकता है थोड़ा सा वो उसमें सहयोग कर जाए। तो तो ये ज़रूरत है पहले सरकारी स्कूल द्वारा गांव के लोगों का विश्वास जीतने की, और ये विश्वास तभी जीता जाएगा जब उसके ऊपर हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ग्राम पंचायत एक अच्छा प्लेटफॉर्म गांव के जनमान्य लोग वहाँ पर बनाएं और लोगों को विश्वास दिलाएं। तो दूसरा जो मुद्दा है स्वास्थ्य का, अपने गांव में, मेरे गांव में जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये बड़ी अच्छी है। आयुर्वेदिक दवाखाना भी है, एक छोटे बच्चों के लिए भी है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम मैं तो कहूँगा चल रहा है। पिछले 1 साल से मैं भी वहीं सेवाएं ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छी मेरे को दवाइयाँ वगैरह मिलती है, निःशुल्क मिलती है, और काफ़ी असरदायक है सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर गांव में मतलब अगर ये सिस्टम है, सरपंच वहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम सुधार सकता है, चाहे वो डांगरों वाले डॉक्टर का हो, चाहे वो यहाँ पर हो। कोई भी मतलब समय पे नहीं आ रहा है या दवाओं के मतलब बेफालतू फिजूल खर्च ले रहा है कोई, ऐसा सरकारी अनुदान है फिर भी मतलब वो लोगों से ऐंठ रहे हैं पैसे, तो वो ग्राम पंचायत मिलके वो सिस्टम उसको सुधार सकती है, और सुधारना भी चाहिए। कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, और औषधालयों की मतलब देख रेख में एक बड़ा अहम रोल हो सकता है। तीसरा जो है मतलब नशाखोरी का, नशाखोरी आपको पता ही है दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ती जा रही है। मतलब धीरे धीरे युवाओं में बढ़ती है, आपस में फिर युवाओं से फिर धीरे धीरे उनके और साथियों में बढ़ जाती है। वो उनको साथ आस पास घूमने वाले लोग बच्चों को वो उसमें संलिप्त कर लेते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है एक माँ मतलब। और ये चुनाव में आपको पता ही है किस तरीके से ये दारू का नंगा नाच अपने गांव में, जैसे मेरे गांव में चलता है।
बड़ा दुख होता है। जिसका घर हम बसा नहीं सकते हैं, किसी को 50-100 रुपये साग सब्जी के सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बेटे को, हम जवान बेटे को बोतल ज़रूर पकड़ा देते हैं, ले बेटा पी। उसके बाप को पकड़ा देते हैं। कभी हमने उनके आगे आकर कभी उनसे ये नहीं पूछा कि बेटा पढ़ाई में दिक्कत हो रही है? हैं? वो तो मतलब नहीं ना, पढ़ाई पढ़ेगा तो वो वोट फिर ऐसे लोगों को कैसे दे देगा, दारू पिलाने वालों को। इसलिए शायद ये सर्कल हमारे समाज में बन गया है कि इनको ज़िंदगी भर मतलब ये नशे पे ही रखो, ताकि इनके बाप ने हमें दारू के बदले वोट दिया, इनके बेटे भी ऐसे ही दारू के बदले वोट दे। अगर इनको पढ़ा लिखा के हमने अच्छा बंदा बना दिया तो फिर ये दारू के नाम पे वोट कैसे देंगे? फिर तो ये किसी अच्छे आदमी को वोट देंगे, और हर बार फिर ऐसा ट्रेंड बनता रहेगा। तो इसलिए फिर ये पैसों का तो राजनीति से खेल ही खत्म हो जाएगा, और ईमानदार ईमानदार अच्छे अच्छे आदमी सरपंची में फिर खड़े होने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों की तो चौधर खत्म हो जाएगी। तो ये गलत है। नशाखोरी मतलब मिटनी चाहिए। अभी भी मैं जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल, अखबारों के माध्यम से, गांव-गांव में अब भी मतलब शराब ब्लैक में बिक रही है, जबकि कोरोना महामारी में बंद है, लेकिन मेरे गांव में बिक रही है। बेचने वाले कौन है? मेरे चाऊ चाचा भाई बंधु वही तो है, तो दूसरा थोड़ी है। अब क्या करोगे आप? जबकि ग्राम पंचायत अगर उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें सभी पे, तो शायद ये बीमारी गांव में ना बेच पाए वो लोग। और क्योंकि सरपंच एक ऐसा मौजूद आदमी होते हैं जिसके हाथ में सब पावर होती है, पुलिस की पावर होती है, उसके एक फ़ोन पे पूरा चौकी इंचार्ज और सब हाजिर हो सकते हैं, और उसकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। तो आइए मिलकर इन नशाखोरी को हर गांव से निकालें, और ख़ासकर चुनाव में दारू और पैसे का जो गंदा खेल चलता है उसको रोकें हम। किसी माँ के बेटे को बचाएं, किसी बहन के पति को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये अंग्रेज़ भी क्या करने आए थे हमारे देश में? यही तो करने आए थे, लूटने में और हमें बिगाड़ने में। और यही काम उनके जाने के बाद अब हो रहा है, और अब दुख इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि वो करने वाले सारे मेरे भाई है, भाई बंधु है। इसके अलावा जो सरपंच एक काम कर सकता है, सबसे बड़ा मेजर उसमें रोल प्ले कर सकता है, वो है नरेगा स्कीम। नरेगा स्कीम में आपको ही पता है कि मतलब जो रोज़गार गारंटी योजना है, शायद उसमें 100 दिन का, एक साल में एक हर एक गरीब आदमी को जो बाहर नहीं जा सकते हैं ऐसा है, और रोज़गार जिनके पास नहीं है उनको हम शायद साल में एक 100 दिन का हम रोज़गार ग्राम पंचायत के द्वारा केंद्र सरकार दिलाने का प्रयास करती है। उसमें मैं कई बार ये देखते हैं गांव-गांव में, कल परसों थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ आई हुई थी कि अपने हिसार के आसपास में गांव में, कि ऐसे ऐसे बंदों को नरेगा कार्ड बनाए हुए थे जिनका काम से कोई लेना देना ही नहीं होता है। और क्या होता है कि सरपंची के चुनाव में, जैसे मैं अभी सरपंची का चुनाव गांव में लड़ रहा हूँ, तो मैं क्या, मेरे साथ में जो घूमने वाले साथी है वोट मांग रहे हैं मेरे लिए, विश्वेंद्र को जिताना है, ये करना है। अब वो क्या क्या करते हैं कि अगर वो मान लो मेरे ब्याह पर अपना खर्चा कोई लगाते हैं, किसी को दारू पिलाते हैं, किसी को पैसे 100 दे दिए, किसी को 50 दे दिए, तो क्यों दे रहे हैं वो पैसे? क्योंकि उन्हें पता है जीत जीत गया तो फिर पूरे करने ही है। तो कैसे पूरे करवाएगा सरपंच? अपनी जेब से तो करवाने से रहा। तो वो ऐसे लोगों के फिर कार्ड बनते हैं। जैसे मैं अपने अपने आसपास के जो ऐसे ऐसे लोग हैं उनके फिर मैं नरेगा कार्ड बनाऊंगा, और शायद किसी मज़दूर जो सच में मजदूरी करता है ग्राउंड पे उसके पैसे ना आएँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके पैसे समय पे और बैंक में उनके आएंगे ही, बिना कोई कस्सी फावड़ा उठाए। और इसके तहत जो नरेगा की जो स्कीम है, जैसे मैं 35 साल का होने का आ गया, मैं सिर्फ गड्ढे खोदते देखता हूँ। एक आया, एक ने खोद दिए, दूसरा आया, दूसरे ने फिर वो बुरा दिए। एक एक जगह 2-2 बार गड्ढे खोद जाते हैं, पानी पहले ही जोड़ों में नहीं है, हम दो और जोड़ खो देते हैं। ये शायद हर गांव की कहानी है। तो एक अच्छा सरपंच को ये करना चाहिए, नरेगा स्कीम के तहत अपने गांव को हरा भरा, या ऐसे काम में वो गड्ढे खुदवाने या ऐसे काम में नरेगा मजदूरों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें गांव का विकास हो सके, गांव का विनाश नहीं। एक अच्छा सरपंच आपको गांव को हरा भरा कर सकता है, और एक बुरा सरपंच गांव के हरियाली को कटा सकता है, पेड़ पौधों को कटा सकता है। तो गांव के सरपंच बिना कोई ग्रांट लिए, ये स्कीम आनी ही आनी है, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, रोज़गार देने ही देने हैं, कोई बंद भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम उन पैसों का अच्छे जगह यूटिलाइज करें। अब क्या होता है कि मेरी दादी है, मेरी माँ ये सोचती तेरे की है, ये शब्द बड़ा मतलब ठीक है, वो अपनी जगह सही है बेचारी। तेरे की है, सरकार देवे पैसे, मोदी देवे, सोनी देवे, खट्टर देवे, तेरे की है, तेरे थोड़ी पीछे खान दे, खाए करे। भाई मैं कैसे समझाऊंगा, मेरे जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान साथी जो है
अब आप सबको तो पता ही है कि वो पैसा किसका है। आप 1 रुपये की माचिस खरीदते हो, उसमें भी आप टैक्स देते हो। तो हर गरीब का पैसा है, चाहे वो कपड़े खरीदता है, जूते खरीदता है, मतलब कुछ भी खरीदता हो, बस में जाता है, ट्रेन में जाता है, तेल खरीदता है, सब जगह टैक्स देते हैं सरकार को। सामान खरीदते हैं, सब जगह टैक्स देता है। कापी किताबें, मतलब कुछ भी खरीदो कोई टैक्स फ्री रहता है, तो कोई बाकी सब पे टैक्स लगता है। तो अब ये पैसा सरकार की कंपनी थोड़ी चलती है भाई। बीजेपी की कंपनी चल रही है, सोनिया गांधी की कंपनी चल रही है, इसकी कांग्रेस की कंपनी चल रही है, किसी कंपनी चल रही है, वो सरकार का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता पे ही वापस आ जाता है घूम के। तो चंद लोग कैसे खा सकते हैं यार उस पैसे को। बस वो इसीलिए खा जाते हैं क्योंकि मतलब हम दारू और पैसे और जाति पाति के नाम पे बिक जाते हैं। उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं इलेक्शन से पहले, भाई तू हमें ये पिला ये खिला, और बाद में तू अपने जनता के हमारे ही पैसों से पूरे कर ले। पहले तो हमें 5-4 हज़ार खिला दे, फिर तू 5 लाख पूरे करियो उनमें से, या 50 हज़ार पूरे करियो। तो ये एक नरेगा स्कीम के तहत गांव का सरपंच इस गांव में इतने सारे विकास कार्य करवा सकता है जो गांव के हित में हो। और दूसरा, एक अच्छा सरपंच जो भी ग्रांट जिस पर्पज़ के लिए आती है, वो पर्पज़ मतलब सॉल्व होना चाहिए, सिर्फ वही उसी जगह ग्रांट लगनी चाहिए। इसके अलावा गांव में जो जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, राशन डिपो है, आपका वीएलडी, ये आपका डांगर डॉक्टर अस्पताल है, और पटवारी है, और जो भी मतलब इस तरीके के गांव में जो सरकारी तंत्र है, बिजली बोर्ड है, आपका ये आपका पानी पानी वाला है, वाटर वर्क्स है। तो मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंडर में आती है, और इन सब चीज़ों का आपस में संपूर्ण तालमेल वो बिठाकर एक आम जन को पूरा फ़ायदा पहुंचा सकता है। वो सुनिश्चित कर सकता है कि गांव के हर गरीब को जिसके लिए राशन आता है उनको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो सुनिश्चित कर सकता है कि पटवारी कोई रिश्वत ले रहा है नहीं ले रहा है, तेरे गांव में गांव के लोगों का अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ढंग से क्यों नहीं हो रहा है। वो सुनिश्चित कर सकता है कि डांगर डॉक्टर औषधालय ये समय पे खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, डॉक्टर सही रूप से सेवाएं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी मतलब स्कीम्स है, जो लोन है, मतलब जिसको मिलना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स है जो वो मतलब बिना ग्रांट के भी कुछ, मतलब बिना कुछ ये मतलब किए भी वो गांव का इन चीज़ों में भला कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गांव के आम खास, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अमीर गरीब सबको प्रभावित करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य और ये आपका नशाखोरी, इन पे एक घर लुट रहे हैं। तो साथियों, आप अपने गांव के सरपंच से, आने वाले सरपंच से कृपया इन चीज़ों पे आप डिस्कस कीजिए, इन मुद्दों पे आप वोट कीजिए, इन मुद्दों पे उनको सामने रखिए। ये नहीं कि भाई ऐसे कोई हाथ जोड़ के आ जाए कि यार जिता दो। फ़र्क इसमें क्या होगा कि किसी लोगों ने तो हर साल जिताते हैं ऐसे शक्ल देख देख कर कि यार इसको बेचारे को जिता दो यार, इसको जिता दो, फिर वो जैसे ही बनता है उसको गालियाँ देने लग जाते हैं। तो ये हर गांव की कहानी है। तो सोच समझ कर अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए, किसी की भावनाओं में मत आए। कोई ये कहे कि मैंने इतना खर्च लगा दिया है, मैं इतनी योजना हो गई मुझे हारते हुए, मैं इतना इतना मेरा खर्चा लगा। भाई किसी गरीब कन्यादान थोड़ी किया था आपने, जब खर्चा लिया आपने गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ सेंटर स्थापित कर दिए। भाई मैंने तो बच्चों के लिए ये कर दिया, खेल कूद के लिए लड़कियों के लिए ये कर दिया। और भी 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जैसे मैं 1999 2000 में बाहर पढ़ने जाता था, 11वीं 12वीं कॉलेज वगैरह में, तो तब भी बसों की हमारे गांव में काफ़ी समस्या रहती थी। तो आज भी मतलब ये समस्या वैसी की वैसी है। मेरी बहनें, मेरे छोटे छोटे भाई वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो मैंने जैसे 1-2 ऑटो वालों से जैसे बात किया था अपने गांव के लेवल पर, तो उन्होंने कहा था भाई अगर 50 रुपये हमें पर चक्कर के अगर मिल जाएं तो हम 4 चक्कर गांव में लगा देंगे। मतलब 200 रुपये आप सोच लो, जिसमें सिर्फ 5 रुपये वो सवारी हुआ किराया ले लेंगे, जहाँ वो 10 लेते हैं। तो मतलब 200 रुपये में 2 चक्कर बालसमंद की तरफ से आने के, 2 चक्कर बुढ़ाक की तरफ से जाने के, बच्चों के लिए, बहनों के लिए निःशुल्क। तो 200 रुपये ग्राम पंचायत के लिए शायद कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ वो कहते हैं कि 50-60 लाख रुपए लोगों को दारू और पैसा दिला दिला कर ही सरपंच बनते हैं, वहाँ 200 रुपये गाँव की बहनों और बेटियों और उन भाइयों की भलाई के लिए लग जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमें इनके झांसे में नहीं आने हैं। जो खर्चा लगा कर बनेगा वो मतलब ये समझ लो कि गाँव की रड़क काटेगा 5 साल। और भाई साहब, हम तो इस समीकरण में नहीं हैं कम से कम। ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, किसी बाप की जागीर नहीं है।
बस दुख इस बात का है कि जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे लूट तंत्र को, उससे ज़्यादा हमने हमारे भाइयों ने मिलके बढ़ाया है, घटाया नहीं है। भाई हम तो कम से कम ना लूटें। तो बड़ा दुख है। आप लोग जागरूक बनिए, उठिए, जागिए। कब तक लड़ेंगे हमारे लिए? कितने लोग मरे हैं यार। हम एक बोतल में चंद पैसों में मतलब वोट देने को तैयार रहते हैं। हमारे लिए कितने लोगों ने जान दी है, शहादत दी है, आप याद करिए। छोटे छोटे जवान जवान 20-20 22-22 साल के लड़कों ने, और आज हम एक पौवा में बिक जाते हैं, जाति के नाम पे बिक जाते हैं, परिवारवाद के नाम पे बिक जाते हैं। तो गांव की भलाई की सोचिए, जागिए। अब ऐसे मुद्दों पे कृपया उनसे ज़रूर बात कीजिए जो हर गांव में सरपंच के उम्मीदवार हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।